सो हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड ये पार्ट 3 है फॉर द आईपी एग्ज़ाम। सो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है सीईसी, बाईपीसी एंड एमपीसी सब्जेक्ट्स के। सो आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके अंदर मैं बीएससी एंड जो बीकॉम है उसके भी क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड करती रहती हूँ। सकल जनुलर सम्मेय। सो जो सकल जनुलर सम्मेय था उसके अंदर इसको हम कहते हैं पीपल्स जनरल स्ट्राइक, यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था। ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट था तेलंगाना के एजिटेशन में, तेलंगाना के प्रोटेस्ट मूवमेंट में। इस मूवमेंट में जो है बहुत सारे जो सेक्शंस ऑफ पीपल है तेलंगाना के, जो तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट की डिमांड में थे, वो लोग उन लोगों ने स्ट्राइक किया था। एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो सारे लोग काम नहीं कर रहे थे एंड जो लॉयर्स थे उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया था कोर्ट्स को। एंड इस मूवमेंट को ऑल्सो कहा जाता है रेल रोको एंड रोड ब्लॉकेज। सो इस मूवमेंट का मेन यही रोल था कि उनको तेलंगाना सेपरेट एज ए स्टेट चाहिए था आंध्रा से। जेंटलमैन्स अग्रीमेंट। सो जेंटलमैन अग्रीमेंट ये एक एग्रीमेंट की तरह था। इसको तेलंगाना एंड आंध्रा के लीडर्स के बीच में साइन किया गया था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि जब आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था एज ए स्टेट इन द 1956, उस टाइम पर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। एंड इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई थी, कुछ चीज़ों को समझा गया था कि तेलंगाना के लोगों के क्या राइट्स है, उसको किस तरह से सेफ गार्ड किया गया था, यानी कि जो लोगों के राइट्स है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और जो तेलंगाना के लोग हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके बारे में सारी चीज़ें ये एग्रीमेंट में मेंशन की गई थी। सो इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश थी वो सारे तेलंगाना के लोगों को भी और आंध्रा के लोगों को भी संभाल रही थी। सो इसके अंदर जो तेलंगाना के लोग हैं वो आगे जाके उनको ऐसा फील होने लगा कि ये एग्रीमेंट जो है ये सही से फॉलो नहीं हो रही है और इस एग्रीमेंट में वायलेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास अपना खुद का स्टेट होना चाहिए, सेपरेट तेलंगाना स्टेट होना चाहिए। और ये वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट की वजह से ही लोगों ने स्ट्राइक शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया। सो यही मेन रीज़न था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट तेलंगाना स्टेट। सो लोकायुक्ता। लोकायुक्ता का मतलब ऐसा है कि एक ये इस्टेब्लिश किया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसको एज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक गवर्नमेंट की तरह इसको बनाया जाता है। सो ये इसका मेन काम ये होता है कि अगर पब्लिक के ऊपर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर जो पब्लिक सर्वेंट्स है जिनका काम होता है अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना, एंड अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो कोई करप्शन कर रहे हैं या फिर अगर वो कोई तरह का परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे रहे हैं सिटीजन्स को या फिर ग्रीवियंसेस ला रहे हैं, तो उनके ऊपर जो नज़र रखना, उनके ऊपर एक्शंस लेना, ये सारा काम लोकायुक्ता का होता है। सो यहाँ पर दिया गया है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी कि जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि लोकायुक्ता बनाया जाना चाहिए। सो हर स्टेट गवर्नमेंट ने इनैक्ट किए थे लेजिस्लेशंस, लॉज बनाए थे ताकि उनके पास भी एक लोकायुक्ता हो जिसका काम होगा कि इन्वेस्टिगेट करना एलिगेशंस या फिर ग्रीवियंसेस, जो कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट सही से काम नहीं कर रहा, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशंस है, अगर वो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है एंड अगर वो सही से एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो अगर जो उन लोगों के जो गलत यूज़ ऑफ पावर है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसके वास्ते जो है लोकायुक्ता बनाया गया है। एंड तेलंगाना इज़ द 27th स्टेट टू फॉर्म लोकायुक्ता इन 2019। लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका काम होता है लॉज को वहाँ पर बनाना, इम्प्लीमेंट करना, जो सेंटर ने बनाया है उसको स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना, स्टेट्स के अंदर जो लॉज है उसको देखना, चेक करना। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं एंड हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं। एंड ये जो लोग हैं वहाँ के उस स्टेट के, वो डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं, उन मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलएस कहलाए जाते हैं। सो ये लोग जो है वो पीपल वहाँ के जो स्टेट के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करना और उसको चेक करना कि वो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब दिया गया है कि जो ऑफिशियल्स है, पब्लिक ऑफिसर्स है, पब्लिक सर्वेंट्स है एंड जो सिविल सर्वेंट्स है जिनको गवर्नमेंट के जॉब्स मिले हैं, जिनको गवर्नमेंट के काम करने हैं, उन लोगों को हम अकाउंटेबल रखते हैं, यानी कि उनको जो ड्यूटी दी गई है पब्लिक की सर्विस करने के लिए, तो वो उनको काम सही से करना चाहिए एंड उनको अपने डिसीशंस को, एक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर वो पब्लिक के जो सारे काम हैं उसको सही से नहीं करते हैं एंड मिसयूज़ ऑफ पावर करते हैं, करप्शन करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी है एंड रूल ऑफ लॉ है उसके अंदर हम समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और क्या ये लोग अकाउंटेबल है, क्योंकि इनको मेजर करना, इनको चेक करते रहना ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट को चेक ना किया जाए तो उसमें करप्शन फैल जाता है। तो रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी।
मुल्की रूल्स। सो जब तेलंगाना और आंध्रा एक साथ काम कर रहे थे एक स्टेट की तरह, तो उस टाइम पर ये रूल्स लाए गए थे। सो इसके अंदर ये रूल्स के तहत जो इंसान तेलंगाना में 15 ईयर्स तक रहता था, रेजिडेंट ऑफ तेलंगाना था 15 साल तक, सिर्फ उसी इंसान को तेलंगाना की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जॉब्स मिल सकती थी। एंड इसके लिए उसको मिनिमम यहाँ पे 15 ईयर्स रहना पड़ता था। अगर वो नहीं रहता था तो उसको यहाँ पर जॉब्स नहीं दी जाती थी। एंड जो तेलंगाना रीजन है उसमें 80% ऑफ जॉब्स जो है वो एलोकेटेड थे तेलंगाना के लोगों के लिए, एंड जो 20% ऑफ जॉब्स थे वो आंध्रा के लोगों के लिए एलोकेटेड थे। सो इस तरह से ये मूल की रूल्स लाए गए थे। स्मार्ट गवर्नेंस। सो स्मार्ट गवर्नेंस जो है उसका फुल फॉर्म है जो स्टैंड करता है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के लिए। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है स्मार्ट गवर्नेंस के, यानी कि हमारी गवर्नेंस जो है, जो इस तरह से कंट्री को गवर्न किया जाता है, रूल्स को बनाया जाता है एंड कंट्री को मैनेज किया जाता है, जो कंट्री के क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, इन सभी चीज़ों को क्या है, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, सिस्टम है, वो अच्छे से चलता है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इसको लाने के। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होना। टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जब लोगों को पता होगा कि उनको वो लोग अकाउंटेबल है एंड वो उनके पास ट्रांसपेरेंसी है, तो तब वहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन नहीं करेंगे। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ होते हैं उसको सही से इंप्लीमेंट करना, पब्लिक के राइट्स को सही से वहाँ पर इंप्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना। यूज़ ऑफ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक इंटरनेट, मोबाइल एंड अदर वेब बेस्ड सर्विसेज, यानी कि जब हम इंटरनेट, मोबाइल एंड अदर वेब बेस्ड सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम स्मार्ट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, यानी कि जिसका मतलब है इंटरनेट के साथ जो हम बहुत सारी वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की, उसके साथ हम उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास उसका फ़ायदा होता है। इसको स्मार्ट गवर्नेंस कहा जाता है। बिम्स्टिक। सो बिम्स्टिक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप किया गया था 1997 में विद सम नेशंस, जैसे कि इसके अंदर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जो है वो सारे लोग मेंबर्स हैं। एंड ये जो है इसका काम है कि आइडेंटिफाई करना एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सभी कंट्रीज़ जो है उसके अंदर कोऑपरेशन बना रहे इन द एरियाज़ ऑफ काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि ये सारे टॉपिक्स पर ये लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं, लॉज बनाते हैं और इनका काम है कि ये सारे कंट्रीज़ का कि कोऑपरेशन के साथ इन सभी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना। ये सारे जो चीज़ें हैं, जो क्राइम है, क्लाइमेट चेंज है, पब्लिक हेल्थ है, टेररिज्म है, इन सभी चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान होता है। मेंबर्स ऑफ सार्क। सो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो जो सार्क है उसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था ऑन 8 दिसंबर 1985। इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बना इन द ईयर 2007 एंड एट प्रेजेंट सार्क जो है, सार्क क्लब कहा जाता है उसको, उसके अंदर 8 मेंबर स्टेट्स है। सो जो है ये सारे लोग मिलकर, इनका भी काम है रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर ध्यान होता है इनका। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। सो जो यूएनओ है वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। सो बेसिकली ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे कंट्रीज़ को मिलकर कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। इसके अंदर भी तो इस तरह के ऑर्गन को बनाया गया है ताकि वर्ल्ड में कंट्रीज़ के बीच में लड़ाइयाँ ना हो, सब जगह यूनाइटेड चले और सब तरह यूनिटी हो, इसके वास्ते इसको बनाया गया था। तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था जब यूएसए एंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था यूएसए एंड जापान के बीच में। तो जब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही थी तो उनके जो ये लड़ाई है, उस तरह की लड़ाई, बॉम्ब्स वगैरह जो हो रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई थी, उन सभी लड़ाई को, इस तरह की जो वॉर्स होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, फ्यूचर वॉर्स को, ये ऑर्गन को, इस यूएनओ को बनाया गया था। तो यूएनओ के जो है मेन इंपॉर्टेंट 6 ऑर्गन्स है जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट। पंचशील। सो पंचशील एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। सो इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 1954 में ड्यू टू एन एग्रीमेंट विद चाइना। सो जो पंचशील है ये एक एग्रीमेंट है, हमने इसको अडॉप्ट किया था चाइना के साथ 1954 में। सो पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट है जैसे कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि इसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे उनकी टेरिटरी की, चाइना की, और वो चाइना हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी की, सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करेगा।
एंड नॉन अग्रेशन यानी कि हम चाइना पर भी अग्रेशन नहीं दिखाएंगे एंड वो भी हम पर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स यानी कि जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जो हम सारे फैसले लेते हैं हमारी कंट्री के अंदर के, उसके अंदर चाइना कुछ भी डिसीजंस नहीं देगा एंड हम भी चाइना के ऊपर कुछ भी इस तरह से डिसीजंस नहीं देंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी कि हम इक्वालिटी के साथ चलेंगे एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी कि हम एक दूसरे की भलाई में और एक दूसरे के बेनिफिट्स में साथ देंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि हम मिलकर काम करेंगे, पीसफुल रहेंगे, कोएग्जिस्टेंस होगा। सो ये सारी चीज़ें पंचशील में डिसाइड की गई थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसको लाया गया था ये एक फोरम की तरह है, यानी कि इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं और इसके जो मेंबर्स है वो 120 कंट्रीज़ है जिन लोगों ने कुछ चीज़ों को डिसाइड किया था। बिकॉज वो सारे लोग मिलकर काम नहीं करते थे, वो हर कंट्री अलग अलग थी एंड एक दूसरे के ऑपोजिशन में चल रही थी उस टाइम पर, बिकॉज उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रहे थे एंड कंट्रीज़ ने इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए, जैसे कि पीस एंड डिसआर्मामेंट यानी कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि कंट्रीज़ के बीच में अब पीस होगा एंड डिसआर्मेंट होगा, डीकोलोनलाइजेशन होगा। यानी कि जो लोग हैं वहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे सारे कंट्रीज़ के लोग कि उनके जो कंट्रीज़ है उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि हर कंट्री के पास अपना खुद का पावर होना चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ उन पर रूल नहीं करने चाहिए। जैसे हम जानते हैं पहले ब्रिटिशर्स हर कंट्री के ऊपर कंट्रोल करते थे एंड कंट्रीज़ को उनके रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन जो लोगों ने कंट्रीज़ के लोगों ने डिसाइड किया एंड कंट्रीज़ को पता चला कि उनके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का पावर होना चाहिए और लोगों के पास कोलोनलाइजेशन से उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको स्लेवरी हटा देनी चाहिए एंड वहाँ पर रेशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो हर कलर एंड कास्ट क्रीड के लोग हैं, जो सारे अफ्रीकन्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, लेकिन उस चीज़ को भी हटाया गया एंड उसका भी ये ऑब्जेक्टिव था उसको हटाने के लिए। एंड अटेनिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, सभी लोगों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए फाइनेंस में, उसके अंदर भी ये ऑब्जेक्टिव को लाया गया। सपोर्ट टू इंटरनेशनलिज्म यानी कि जो इंटरनेशनलिज्म है, यानी कि जहाँ पर हर कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, इस तरह से इस चीज़ को लाया गया एंड जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ यानी कि जो यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो है एक सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको चुना जाता है। सो यहाँ पर जो है एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस जो है वो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है यूएनओ। वो एक पोर्टुगीज़ पॉलिटिशियन है एंड डिप्लोमेट है, वो पोर्टुगीज़ कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो सेक्रेटरी जनरल बने थे ऑफ यूएनओ इन द ईयर 2017। सो जो यूएन है उसका सेक्रेटरी जनरल जो है उसको 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स अमॉन्ग द सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड जनरल असेंबली। सो इसके अंदर के लोग जो है वो मिलकर डिसाइड करके इलेक्ट करते हैं। सो ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ ऑफ यूएनओ। सो जो यूएनओ है उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ भी है यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। सो इसका काम होता है जो लेबर्स है ओवरऑल द वर्ल्ड, उनके लिए लॉज बनाना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रॉपर वेजेस दिलाना, ये सारे काम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो रोम में है, यानी कि जो फूड के रिलेटेड सारे लॉज है, जो फूड को किस तरह से प्रोवाइड किया जाना चाहिए सभी कंट्रीज़ में, कोई भी तरह की कंट्री में स्टारवेशन ना हो या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए फूड के सप्लाई के रिलेटेड, ये सारे काम जो है ये FAO करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैक्सीन्स को बनाना एंड जो हेल्थ के रिलेटेड सारे लॉज है, सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, हेल्थ में किस तरह से लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रिलेटेड जो है वो नए नए चीज़ों को इनैक्ट करना एंड नए नए इनिशिएटिव्स लाते रहना, ये उनका काम होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाशिंगटन, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है कि वो लोगों को फंड्स दे, लोन्स प्रोवाइड करे, फाइनेंसेस प्रोवाइड करे सारी कंट्रीज़ को। अगर कोई भी कंट्री बैंकरप्ट हो जाती है या फिर कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो वहाँ पर ये IMF जो है वो लोगों को फंड्स प्रोवाइड करती है उस कंट्री में, उस कंट्री की गवर्नमेंट को। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। सो हम इसको जानते हैं UNESCO यानी कि ये सारे जो कल्चरल या फिर साइंटिफिक या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करता है एंड जो यूनेस्को के अंदर जो है सारी वर्ल्ड हेरिटेजेस होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, वो रिकॉग्नाइज़ करता है एंड जगहों को एक टाइटल दिया जाता है एंड इनका काम होता है सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड जो कल्चरल चीज़ें हैं उसके ऊपर। एंड ये इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। लुक ईस्ट पॉलिसी।
सो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक तरह की पॉलिसी लाई गई थी, लॉन्च की गई थी बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जिनका नाम था मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, जिनको 1992 में जो थे उन्होंने ये पॉलिसी को लेकर आए थे। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का था कि जो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है साउथ ईस्ट एशिया के एंड ईस्ट एशिया के, इनको रिन्यू करना, यानी कि जो इंडिया है वो इसकी मदद से अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा सकेगा। ईस्ट एशिया और जो साउथ एशिया है उनके बीच में, ये जो कंट्रीज़ आती हैं इनके बीच में पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स को फिर से मजबूत बनाना, फिर से उनको सही से रिन्यू करना, उसको जोड़ना, ताकि जो कंट्री इंडिया है उसके अंदर जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सके एंड हम स्ट्रैटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन को भी सिक्योर कर सकें। यानी कि जब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो है काम करते हैं कोएग्जिस्टेंस के साथ, तो जब वहाँ पर वॉर्स होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग जाकर दूसरी कंट्रीज़ में बात करते हैं और जो है वो वॉर को ना करने के बारे में बात करते हैं, और डिफेंस इससे मजबूत होता है और हमारी कंट्री पे अटैक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सो बेसिकली ये गाइडलाइंस की तरह होते हैं, रूल्स है ये, जिसको फॉर्मुलेट किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये रूल्स बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स के लिए ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि जो पार्टीज़ हैं जो जिनको इलेक्शन के लिए खड़ेना पड़ता है और उनके लिए लोग वोट देते हैं, एंड उनको जो है हम कैंडिडेट्स, जो सारे लोग वोटर्स हैं उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो जो वो पार्टीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो यहाँ पर वो दिए गए हैं, गवर्नमेंट शुड नॉट सेट न्यू प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेसेस, यानी कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो नहीं स्टार्ट करने चाहिए ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, बिकॉज इसकी वजह से जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पर कई बार लोगों को ऐसा होता है कि शराब प्रोवाइड किया जाता है, जो अल्कोहल है, जिसकी मदद से लोग वोट्स देते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इमोरल प्रैक्टिस है और ये बहुत गलत माना जाता है, और इस तरह से लोगों के वोट्स को लिया जाता है, लेकिन ये बहुत गलत है। एंड रूलिंग पार्टी शुड नॉट यूज इट्स पावर फॉर कैंपेनिंग, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना पावर दिखाकर मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं कर सकती है फॉर कैंपेनिंग, यानी कि इसकी वजह से जो है रूल्स को वायलेट होता है, एंड जो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज लोगों के पास फ्री एंड फेयर प्रैक्टिस का राइट है इन द डेमोक्रेसी। मेरिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, सो बेसिकली ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसके अंदर जो गवर्नमेंट के सारे लेवल्स के ऊपर जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर बना सकें और जो गवर्नेंस है उसको एनहांस कर सकें। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है इसके कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि इन्फॉर्मिंग एंड कंसल्टिंग द सिटीजन्स, यानी कि जब गवर्नमेंट बहुत सारे वेबसाइट्स बनाती हैं, एंड हम देखते हैं आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स की मदद से हमको इन्फॉर्म किया जाता है सिटीजन्स को। एंड रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस है उसको रिफॉर्म किया जाता है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें इसकी मदद से एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होता है, हमें पता चलता है गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ ला रही है, क्या कर रही है एंड क्या नहीं। टू इम्प्रूव क्वालिटी सर्विसेज फॉर सिटीजन्स, यानी कि जो सिटीजन्स के लिए क्वालिटी सर्विसेज लाई जाती है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन द कंट्री, यानी कि इनका काम होता है जो कंट्री में इलेक्शंस होने वाले हैं, जो स्टेट लेवल पर, जो सेंट्रल लेवल पर, जो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल, इसके सारे जो इलेक्शंस होते हैं इसके ऊपर ध्यान रखना कि लोग सही से इसमें इलेक्ट कर सकें, वोट कर सकें अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं उनको, एंड इसके अंदर फ्री एंड फेयर प्रैक्टिसेस हों इलेक्टिंग के, एंड इसके अंदर कोई भी तरह का इम प्रैक्टिसेस ना हो, कोई भी तरह के रॉन्गफुल वोट्स ना हो, या फिर ईवीएम के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। इसका ध्यान जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करता है। एंड जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है इसके अंदर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सो हम जब देखते हैं कि जब वोटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है उस टाइम पर, पुलिस सिक्योरिटी एंड बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से सही से वोटिंग हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रल इलेक्शन का काम होता है। सो यहाँ तक हमने सारे पार्ट्स में कवर कर चुके हैं कि जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविक्स में। सो यहाँ तक हमने सारे वेरी शॉर्ट आंसर्स कवर कर चुके हैं, एंड आने वाले वीडियोस में हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। सो आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।